Hello friends, welcome to YouTube channel Agri Vidavant. Today we discuss about the phosphorus and sulfur cycle. So let's start the video. What is phosphorus cycle? Means हम इसके अंदर phosphorus cycle को पूरा का पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे. phosphorus cycle हमारा सेडिमेंट्री साइकिल होता है. फॉस्फोरस का मेन एक इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, जितने भी हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं और जो वाटर की क्वालिटी है, ये सारी की सारी हमारी इनको गवर्न करने में हमारा डायरेक्ट फॉस्फोरस का रोल होता है. क्योंकि फॉस्फोरस से ही हमारा जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है, किसके अंदर, ओशियंस के अंदर, हमारी लेक्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, और उसी से हमारी जो स्मॉल फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वो ग्रो होते हैं और उसके बाद पूरी की पूरी एक चेन चल पड़ती है. मीन्स जो सारा का सारा इकोसिस्टम है, फिर उसको स्मॉल फिश खाएगी, स्मॉल फिश से लार्ज फिश, फिर वेल, इस तरह एक साइकिल चल पड़ता है. इसमें हमारा फॉस्फोरस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और इसी तरह जो हमारा वाटर है उसकी गुणवत्ता में भी इसका एक अहम योगदान होता है. जैसे हमारा कार्बन और नाइट्रोजन होता है, उसका मेन सोर्स क्या होता है, उसका मेन सोर्स होता है एटमॉस्फेयर. लेकिन अगर हम इसकी बात करें, फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस हमारा कहाँ से मिलता है हमें, वो हमारा मिलता है जो फॉस्फेटिक रॉक्स होती हैं उनके अंदर एक मिनरल्स की रूप में ये उनके अंदर प्रेजेंट होता है. बाद में ये एंटर करता है किसके अंदर, फॉस्फोरस साइकिल में. मींस जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या फॉस्फेट की रॉक्स हैं, वहाँ से हमारा स्टार्टिंग होती है किसकी, फॉस्फोरस साइकिल की. इतना ध्यान रखना कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सेडिमेंट्री रॉक से या फॉस्फेट रॉक से. उसके बाद उसमें होगा इरोजन और माइनिंग एक्टिविटीज़. मींस जो खदानों का जो कार्य होता रहता है, या फिर जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, उनमें भी उसके कारण भी फॉस्फोरस का साइकिल चल पड़ता है. और जो इरोजन लगातार कटाव होता रहता है, उससे हमारा ये साइकिल चल पड़ता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट, इसके बारे में एक दो और पॉइंट है, खास बात है क्या है कि जितने भी जो हमारे रूटेड प्लांट्स होते हैं या फिर फ्री फ्लोटिंग जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, इस तरह के जो प्लांट्स हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, मैंने आपको बात बता दी है. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे और उसको फिर वो जब वो डेड होंगे तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उसके कारण वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है. और उस ऑक्सीजन की डिमांड को हम क्या कहते हैं, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होगी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो जो हमारे दूसरे जो फिशेज हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी. इसलिए यूट्रोफिकेशन हमारे लिए एक्सेसिव मात्रा में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है. और मेन स्टोरेज ऑफ फॉस्फोरस कहाँ पे होता है, जो अर्थ का क्रस्ट है, जो बेसिकली अर्थ के ऊपर वाली जो 5-10 किलोमीटर तक रेंज वाली क्रस्ट है, वहीं पे ज़्यादातर फॉस्फोरस मिलता है. और लैंड के ऊपर फॉस्फोरस किस में रूप में मिलता है, फॉस्फेट के रूप में मिलता है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, फिर हमारा एक डायग्राम दिखाया है इसके बारे में. सबसे पहले एक बार हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को देख लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम को देखेंगे. देखो, फॉस्फोरस है, मैंने अभी बताया था कि जो फॉस्फेट रॉक्स होते हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है. उसके बाद होती है वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस. मीन्स हमारा फॉस्फोरस कटता चला जाता है, कटता चला जाता है. ठीक है, बाद में वो कहाँ पे पहुँचता है, वो पहुँचता है रिवर्स के अंदर, जो हमारी नदियाँ होती हैं, स्ट्रीम्स, जो धाराएं होती हैं, और फाइनली वो समुद्र में पहुँच जाता है. और समुद्र में उसके नीचे वह जो समुद्र का बेड है, ओशियन का बेड है, वहाँ पे बिछता जाता है लेयर बाय लेयर. ठीक है, और जो फॉस्फोरस की पूरी लेयर एक्यूमुलेट हो जाती है. बाद में जैसे हमारा मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो हमारा फॉस्फोरस का जो सीज हमारे वो अपना लोकेशन बदलते हैं, फिर वो फॉस्फोरस लैंड में तब्दील हो जाता है और फिर वहाँ से हमारा साइकिल पूरा चल पड़ता है. ठीक है, ये बात इसमें बताई है. इन द ओशियन फॉस्फोरस एक्यूमुलेट ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ, जो वहाँ पे सेल्फ बने हुए हैं, एक तरह से गड्ढे बने हुए हैं, वहाँ पे एंटर करता है और इनसोल्यूबल डिपॉजिट के रूप में वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है. ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर बाद क्या होगा, जैसे वो क्रिस्टल प्लेट ऊपर उठेंगी, मीन्स समुद्र जैसे जैसे, क्योंकि समय के हिसाब से लाखों करोड़ों साल बाद, जैसे आज हिमालय प्रेजेंट है, पहले ये नहीं था मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है, जब वो समुद्र वापस आएगा तो पूरा का पूरा साइकिल गवर्न होगा. आफ्टर मोर टाइम वेदरिंग, उसके बाद क्या होगा, वेदरिंग के कारण क्या होगा, फिर हमारी रॉक से वेदरिंग होती जाएगी और जो जियोकेमिकल फेज है वो दोबारा से फिर से स्टार्ट हो जाएगा. अब एक बार डायग्राम से देखो, इससे पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. देखो, ये हमारा स्टार्टिंग कहाँ से है, जहाँ से जियोलॉजिकल अपलिफ्टिंग होती है, मीन्स जो कटाव होता है बेसिकली. फिर यहाँ पे वेदरिंग होगी हमारी सारी की सारी, ये हमारी नदी है या स्ट्रीम्स हैं. ठीक है, इसके बाद ये हमारा कहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया,
ये हो गया फॉस्फेट हो गया सॉल्यूशन के रूप में, और लास्ट में यहाँ पे समुद्र में लेयर बाय लेयर इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, अब देखो, अब ये वापस होगा, ऊपर आएगा, जब हमारे सी ऊपर आएंगे तो फिर से वेदरिंग होगी, तो उसको हमारे प्लांट्स कंज्यूम करेंगे। और जो सोइल्स के अंदर भी फॉस्फेट पड़ा है उसको भी हमारे प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। फिर प्लांट्स की होती है डेथ, या फिर प्लांट्स को एनिमल कंज्यूम करते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, या फिर कोई भी होगा, काऊ हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, कुछ कुछ भी होगा जो उसको कंज्यूम करता है। फिर एनिमल्स होंगे, एनिमल्स की फिर डेथ होगी, या फिर एनिमल अपने एक्सक्रीटा निकालेंगे। डेथ के बाद डिकम्पोजर उसको वापस से फॉस्फेट के अंदर बदल देंगे। मीन्स एक साइकिल है। देखो, यहाँ से फॉस्फेट था सोइल के अंदर जो प्रेजेंट था, कुछ फॉस्फेट तो सी की तरफ चला गया, कुछ फॉस्फेट प्लांट में चला गया, प्लांट से फिर एनिमल में, एनिमल से फिर डिकम्पोजर में, डिकम्पोजर के बाद फिर से वो डिकम्पोजर हैं, वो फंगी वगैरह हैं, उसको वापस से फॉस्फेट में तब्दील कर देंगी। ये पूरा का पूरा फॉस्फोरस का साइकिल है। ठीक है, और रेन भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि फॉस्फोरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम हमारा कौन करती है? वाटर ही करता है ज़्यादा। तो वाटर हमारा कहाँ से आता है? रेन से आता है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अच्छा डायग्राम है। फिर हमारा आता है सल्फर साइकिल। सल्फर रिजर्वोयर कहाँ पे होता है? सोइल के अंदर होता है। मीन्स सोइल के अंदर हमारा सल्फर इकट्ठा होता है उसकी सेडिमेंट्स के रूप में। वेयर इट इज़, जहाँ पे ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? या तो ऑर्गेनिक फॉर्म में, या फिर इनऑर्गेनिक डिपॉजिट में। ठीक है, जैविक या अजैविक रूप में वहाँ पे पड़ा रहता है ये। ठीक है, किस फॉर्म में होता है बेसिकली? देखो, सल्फेट्स और ऑर्गेनिक सल्फर, तीन फॉर्म होती हैं इसकी, सल्फेट्स और ऑर्गेनिक सल्फर। वहाँ से ये रिलीज होता है वेदरिंग के थ्रू। मीन्स हमारी रॉक्स हैं वो कटती चली जाती हैं। फिर होता है इरोजनल रन ऑफ, मीन्स पूरी एक लेयर की लेयर उड़ जाती है वहाँ से। और बाद में क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के कारण भी हमें सल्फर प्रदान होता है। मीन्स सल्फर हमें तीन चीज़ों से मिलता है। एक तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कटाव से, फिर इरोजन से, इरोजन जो पूरी की पूरी लेयर उड़ जाती है वहाँ से, और थर्ड हमारा कौन सा है? जो डिकम्पोजिशन, जो हमारा जैविक घटक हैं उनके डिकम्पोजिशन से हमें ये मिलता है। ठीक है, जो सल्फर होता है वो मोस्टली किस रूप में पाया जाता है? जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसमें पाया जाता है। ये सिर्फ दो इसके ऐसे कंपाउंड है जो गैसीज रूप में प्रेजेंट होते हैं। पहला है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और दूसरा हमारा कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये दो इसके होते हैं गैसियस, बाकी सारा का सारा ये क्या होता है? सेडिमेंट्री रूप में प्रेजेंट होता है। सल्फर कहाँ से एंटर करता है? इसके सोर्सेज क्या है? देखो, सबसे पहला सोर्स है इसका वोल्केनिक इरप्शंस। देखो, लास्ट वाला पॉइंट है, इसमें आओ एक बार आप। वोल्केनिक इरप्शन मीन्स जैसे ज्वालामुखी फटेंगी तो जो जितना भी सेडिमेंट्री रूप में प्रेजेंट था वो गैसियस रूप में बदल जाता है। मीन्स SO2 निकलती है वहाँ से, ज्वालामुखी फटती हैं, या फिर दूसरी फॉर्म में भी सल्फर हमारा वहाँ से निकलता रहता है, अलग अलग सल्फाइड की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा कहाँ से होता है? कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स। मीन्स जो हमारे जैविक जो ईंधन हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल, जो भी हैं, उनके कंबशन से, क्योंकि वहाँ से SO2 गैस निकलती है। आपने सुना भी होगा, क्योंकि व्हीकल जब चलते हैं तो SO2 गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, साथ में कहाँ से रिलीज होता है? ये डिकम्पोजिशन से। जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो जब सड़ता गलता रहता है, डिकम्पोजिशन होता रहता है, वहाँ से भी गैस रिलीज होती है। और फिर हमारा लास्ट में कौन सा इसका? सरफेस ऑफ द ओशन। मीन जो ओशन की जो तलहटी है वहाँ जो पौधे हैं वो एक सल्फर की फॉर्म को छोड़ते हैं। फिर वो सरफेस पे आके एक बुलबुले के रूप में लास्ट में वो समुद्र की ऊपर वाली लेयर से बाहर रिलीज हो जाता है, और जो आगे पूरे सल्फर के साइकिल में वो इन्वॉल्व हो जाता है। ये इसके कहाँ से हमें एंट्री बताता है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं सल्फर के। ये हमारे सारे के सारे इसमें कवर हो गए। देखो, ये हमारा इसका डायग्राम है। सबसे पहले हम एक बार इसकी थ्योरी को और कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर कौन जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड था एटमॉस्फेयर के अंदर H2S, वो ऑक्सीडाइज होगा सल्फर डाइऑक्साइड में, SO2 में बदल जाएगा वो। ठीक है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वापिस आएगा अर्थ के ऊपर। देखो, मेन रूप में ये SO2 H2S इसके रूप में घूमता रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर H2S किस में बदल गया? SO2 के अंदर। SO2 के बाद कहाँ पे आएगा? वो हमारे जो रेन वाटर होता है उसके अंदर ये घुल जाएगा। SO2 जैसे हमारी बरसात होती है जिसे हम कहते हैं एसिड रेन, वो सल्फ्यूरिक एसिड, वीक सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में वो ज़मीन के ऊपर वापिस गिरेगा। कोई भी सोर्स हो सल्फर का, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बताया यहाँ पे थर्ड पॉइंट में, सल्फर का कोई भी सोर्स हो, प्लांट कौन से फॉर्म में लेते हैं? सल्फेट की फॉर्म में ही लेते हैं। और बाद में वो प्लांट की बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे जो सल्फर बियरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं
प्रोटीन्स होते हैं पूरे के पूरे ऑटोट्रोफ्स टिश्यूज़ में वो फैल जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप याद कर लेना कि जैसे हमारा जितने भी जो ऑयल वाली क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर ऑयल को कंटेंट को बढ़ाने का काम करता है हमारा सल्फर। साथ में जो जितनी भी हमारी दालें होती हैं, जो पल्सेस होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि एक अच्छा कंपोनेंट होता है, किसका डायरेक्ट कंपोनेंट होता है अमीनो एसिड्स का, और अमीनो एसिड्स ही हमारे प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो प्लांट में पहुंच गया हमारा सल्फेट के रूप में। प्लांट के बाद किस में जाता है, डायरेक्ट बात है हमारे एनिमल्स में जाएगा, क्योंकि एनिमल्स उसको डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे। फिर पूरी पूरी की पूरी चेन चल पड़ेगी एनिमल के अंदर। फिर जैसे हमारा एनिमल डेड होगा या फिर वो एक्सक्रीटा को रिलीज करेगा अपने को, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस वो सोइल में आ गया, क्योंकि डेथ तो डायरेक्ट कोई भी पशु है, इंसान है, वो सोइल में मिट्टी में मिल जाना है, तो उसके बाद वो वहाँ पे आ गया। या फिर उसका एक्सक्रीटा है वो भी सोइल के अंदर आ गया, वो फिर बॉटम ऑफ पॉन्ड्स और लेक्स की बॉटम में जमता चला जाता है, और वहीं से वापस वो साइकिल को दोबारा से स्टार्टिंग हो जाती है। अब इसका डायग्राम को समझते हैं हम। देखो इसके अंदर जो रेड में दिखा है ना, वो सारे के सारे हमारा लॉस फ्रॉम द सोइल, मीन्स जहाँ से लॉस हो रहा है। ठीक है, और जो हमारे ब्लू में दिखा है बेसिकली वो हमारा इनपुट है, मीन्स आ कहाँ से रहा है सल्फर। और जो हमारे ये ग्रीन में दिखाए हैं हमारे कंपोनेंट है। देखो स्टार्टिंग होती है हमारे यहाँ से, ये इसका मेन सोर्स है सल्फेट SO4। ठीक है, सल्फेट के बाद होगी इसकी लीचिंग, मीन्स ये लीच डाउन हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा ये बाद में या कुछ हमारा रन ऑफ हो जाता है, मीन्स वो फैल जाता है मिट्टी के साथ कट कट के नेक्स्ट जगह पे पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद जो रिड्यूस्ड सल्फर है वो हमारा वोलेटालाइज भी हो गया, मीन्स ये ऊपर डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में चला गया। फिर ये एटमॉस्फेरिक सल्फर आया, SO2 गैस ने बाद में प्लांट्स के ऊपर आ गया, क्योंकि रेन के साथ में ये आ गया। ठीक है, ये हमारा फिर प्लांट्स ने कंज्यूम किया। प्लांट्स के रेजिड्यूज हमारे किस में गए, सोयल में। सोयल में उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गेनिक सल्फर, क्योंकि प्लांट्स को या तो एनिमल कंज्यूम करेंगे या फिर एनिमल से कई बार डायरेक्ट प्लांट किसी के अंदर डेड फॉर्म में पड़े जाते हैं, मीन्स खेत में रह जाते हैं हमारे फील्ड्स के अंदर, या फिर जो जंगल जो भी हमारे। फिर ऑर्गेनिक सल्फर वापिस से हमारा किस फॉर्म में, मिनरलाइजेशन की फॉर्म में वापिस से SO4 बना लेगा, सल्फेट बना लेगा, और डायरेक्ट प्लांट SO4 को भी कंज्यूम कर लेते हैं। कई बार इनडायरेक्ट वे से होता है, एटमॉस्फेयर के थ्रू घूम के आता है, कई बार डायरेक्ट यहीं से उठा लेते हैं। ये इसकी अलग अलग फॉर्म है। ऐड कहाँ कहाँ से होता है, अब देखो ये हमारे ज़्यादातर लॉस वाले थे, क्रॉप हार्वेस्ट होगी तो लॉस होगा। अब देखो ऐड कहाँ से होता है। एक तो मिनरल फर्टिलाइजर डालते हैं, जैसे आपने सुना होगा सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसके अंदर जो सल्फर प्रेजेंट होता है वो हमारा इसमें ऐड करने का काम करता है, इसके सोर्स में ऐड होता है। और कहाँ से ऐड होता है, प्लांट के रेजिड्यूज, जो भी हमारा प्लांट है जो फील्ड के अंदर या कहीं भी प्रेजेंट है वो ऐड करने का काम करेगा सल्फर को। साथ में जो एनिमल का मैन्योर है या बायो सॉलिड्स हैं वो भी ऐड करेंगे सल्फर को। एटमॉस्फेयर के जितने भी डिकम्पोजिशन है, जैसे हमारा SO2 था वो एसिड रेन के रूप में आया, वो भी हमारा सल्फर को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे साइकिल थे इसके अंदर। कुछ नहीं है, सिंपल। जो सल्फेट है वो प्लांट लेंगे, प्लांट से फिर एनिमल्स में, साथ में लीच डाउन भी होता रहता है, साइड में इरोजन भी होता रहता है, वोलेटिलाइजेशन भी होता रहता है। ये सारी की सारी सिंपल प्रोसेस है। बीच में ये ऑर्गेनिक सल्फर के थ्रू घूम के भी जाता है। कई प्रोसेस चलती है इसमें, जैसे इमोबलाइजेशन है या मिनरलाइजेशन है। इमोबलाइजेशन कौन सा आता है, जब हमारा जो सल्फेट है वो अनअवेलेबल फॉर्म में, बेसिकली ऑर्गेनिक सल्फर की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, वो हमारा इमोबलाइजेशन हो गया। और मिनरलाइजेशन इसमें क्या है, ऑर्गेनिक सल्फर हमारा डायरेक्ट सल्फेट में चेंज हो गया, इसे वो डायरेक्ट प्लांट उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये हमारा सारा का सारा सल्फर साइकिल था। ठीक है, यहाँ पे हमारे होता है वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।